इकबाल भट्ट, अस्सलाम वालेकुम, और उनके साथ बैठे हुए बेजाद लोधी। आपका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल रहा था, तो बेजाद वो मुझे पढ़ के बोलना पड़ा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट है कब स्टार्ट हुआ, और अभी जो बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था तो किन चीज़ों पे फोकस हो रहा था? हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट देखें स्टार्ट हुआ था 2004 में। ठीक है। 2004 में हमने इसको रजिस्टर्ड करवा के वर्किंग स्टार्ट की थी। पहले हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट काम कर रहा था लीगल एड पे। ठीक है। जितने भी जेल में कैदी थे, क्योंकि बेसिकली जो हमारे चेयरमैन हैं अनवर अली फरीदी साहब, दे बिलोंग्स टू हाई कोर्ट एंड सिटी कोर्ट। ठीक है। उन्होंने स्टार्ट किया था, वो देखते थे कि जेल में जो कैदी बंद हो जाते थे और उनके जो रिलेटिव्स होते थे जो सिटी कोर्ट में और हाई कोर्ट में परेशान घूम रहे होते थे, क्योंकि डोंट हैव फाइनेंस, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि बेचारे वो किसी को वकील को हायर करें। सही। क्योंकि जो उनका छोटा भाई बहन व्हाटएवर जो भी बंद होता था, वो रीजन एक ही नजर आता था कि वो 4000 5000 के केस में बंद हुआ था। बिल्कुल। तो जब एक आदमी इस केस में बंद होगा तो उसके पास इतना फाइनेंस तो नहीं होगा कि वो जाके एक वकील भी हायर करे। बिल्कुल। तो जब उनको देखते थे तो उन्होंने हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की बुनियाद रखी 2004 में। अच्छा। और उस हवाले से लीगल एड पे काम शुरू कर दिया, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी एज अ लॉयर। उन्होंने ये कहा कि जब मैंने ये देखा कि यार जब मैं इतने सारे केसेस पैसे लेके करता हूँ तो थोड़े से फ्री केसेस ऐसे लोगों को भी कर देने चाहिए। शुक्र है कि किसी ने ऐसा भी सोचा। That's why 2004 में उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को, और 2004 में इसको प्रॉपर जो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चलाया। लेकिन एक साल के अंदर, 1 साल 2 साल में उन्हें ये फील हुआ कि नहीं यार, इशू ये नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो बॉटम नहीं है, ये कोई और, इसकी जड़ कोई और, जड़ कुछ और है, जड़ चेक की जाए। तो फिर उन्होंने थोड़ा वर्कआउट किया तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, जड़ ये नहीं है, ये यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं। सही। What was the reason? बिल्कुल, वो गुर्बत है, सब कुछ है। उस रीजन को ढूंढते पहुंचे कि असल रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बिल्कुल। जब आदमी बेरोजगार होगा, क्राइम में भी इन्वॉल्व होगा, नाइदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होगा, और बहुत सारे बुरे काम करता है वो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया। लेकिन मैं इधर एक चीज ऐड करना चाहूंगी आसिफ साहब, कि कुछ लोग हैबिचुअल भी हो जाते हैं। अगर आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, आप उनको जॉब भी फराहम करें, लेकिन उनके अंदर एक आदत आ जाती है कि वो इन चीजों में पड़े रहते हैं, तो फिर उन लोगों का क्या? बात पता है क्या है? बात ये है कि उनकी आदत कैसे पड़ती है, ये सिस्टम क्या दे रहा है हमें, ये कल्चर क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको। आप आज अखबार देखें, टीवी चैनल्स खोलें, सिवाय अफरा तफरी के आपको क्या मिलता है? आप सही कह रहे हैं। कल टीवी देख रही थी, मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर ऐसी खबरें आई, किसी ने बीवी ने मियां का कत्ल कर दिया, किसी ने किसी को जला दिया, बच्चा कैद में चला गया। 5 मिनट के अंदर मैं और मेरी बेटी टीवी देख रहे, और 5 मिनट में उसने मेरी तरफ देखा, वो 9 साल की मेरी बेटी है, और उसने कहा अम्मा इतनी सारी चीजें सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर ऐसी खबरें आ गई हैं। आप देखें आप माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। जब आप लोगों को बैठ के बात नहीं कर रहे, लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ दिखा रहे हैं बुरा हो रहा है हर तरफ। बिल्कुल। अच्छा कहीं कुछ नहीं हो रहा। मतलब हमारे जो चैनल्स और हमारा जो मीडिया इस वक्त प्रिविलेज दिखा रहा है, ऐसा लगने वाला है कि कल परसों पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वो यहाँ तो रात को जब टॉक शो देखते हैं तो ऐसा लगता है सुबह पाकिस्तान खत्म है, पाकिस्तान गया। बिल्कुल सही। जब आप इतनी डिमोटिवेशन की बातें करेंगे तो वो आदमी कैसे सुधरेगा? हमें बेसिकली चाहिए ये कि हम जो काम कर रहे हैं, स्पेशली हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट जो काम कर रहा है, वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि ऐसा नहीं है, अच्छे काम भी हो रहे हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं और अच्छी वर्किंग चल रही है। आप बिल्कुल ये ना समझें कि दिस इज द एंड। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में हमने इसको रिलॉन्च किया, और इसका अपना मेन फोकस जो रखा है हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट ने, वो रखा है अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की हमने डिफरेंट ब्रांचेस बनाई हुई हैं। ठीक है। इसका एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें हमें जॉब सीकर अप्रोच करता है, और डिफरेंट तरीके से हम भी जॉब सीकर को अप्रोच करते हैं। उसके बाद उसको रजिस्टर्ड करते हैं। और किस किस्म की ज्यादातर जॉब्स अवेलेबल होती हैं? हमारे पास कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है, जो भी इंसान बेरोजगार है हमारे पास आए, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, या उसका कोई हुनर होगा, जो भी उसमें क्वालिटी है उसके हिसाब से हम फिर जॉब ढूंढते हैं। क्योंकि हम एम्प्लॉयर को अप्रोच करके कहते हैं आपको मैन पावर चाहिए, आप हमें बताएं, आपको प्यून चाहिए या मैनेजर चाहिए। सही। इसके बीच में जितने लोग आते हैं हम सब आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसको कैटेगराइज कर देते हैं जो जॉब सीकर्स हमारे पास आते हैं। ठीक है। सही। उसी दौरान फिर हम उन जॉब सीकर्स की काउंसलिंग भी करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कितने अरसे से तुम ग्रेजुएट हो, भाई जॉब क्यों नहीं मिली तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारा माइंडसेट सेट हुआ है, क्योंकि तुम उस जॉब के लिए कहीं पे स्टैंड करते भी हो या नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है ना, जैसे आपने कहा काउंसलिंग, बहुत अच्छी चीज बात की कि यहाँ लड़के इस दिमाग से जॉब से निकलते हैं
कि हमने बाहर चले जाना है, हमें कोई लंदन भिजवा दे, हमें कोई अमेरिका भिजवा दे, हमें कोई कनाडा भिजवा दे, जो यहाँ जॉब्स मिल रही होती हैं उनको वो इग्नोर कर रहे हैं। वो जो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि जब हम टीवी खोलते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जब ये प्लान पता लगा होता है कि कल पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तो वो यहाँ से जाने की फिक्र पड़ जाए, प्लान करता है कि भाई इससे पहले खत्म हो जाए पहले भाग जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये लेकिन ये भी एक माइंडसेट हमारे यहाँ बना हुआ है, आप मुझसे एग्री करेंगे कि बहुत से मैंने लड़के देखे ग्रेजुएट होने से पहले ही माँ बाप के पीछे लग जाता है कि हमें बाहर भेज दो, हमने इधर नौकरी नहीं करनी, हमें बाहर भेज दो। वजह पता है क्या? देखिए वजह ये है कि हमारा जो सिस्टम, जो हमारा कल्चर हमें दिखा रहा है, जो दे रहा है, एक बच्चा जब अपने वालिद को, फादर को देखता है कि मेरे वालिद ने कितनी टफ सिचुएशन में लाइफ गुजारी है, अब वो कहता है अच्छा, अब सिचुएशन ये कि मीडिया ने उसको इतना अवेयर कर दिया है, ग्लोबलाइजेशन ने, कि वो अमेरिका भी देख रहा है, लंदन भी देख रहा है, जर्मनी भी देख रहा है, फ्रांस भी देख रहा है, इंडिया भी देख रहा है। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज से सब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक।